नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास बाबू रेगुलर चल रहा है, प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है। बैंकिंग टॉपिक इतने समय चल रहा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के डायमेंशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने समय तो और भी अच्छा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के हम लोग ऑपरेशन देख रहे हैं, इसके एक्ट को देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है ये इंप्लीमेंट हो करके देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती है, आर्थिक विकास की धारा को बढ़ाती है तथा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। सब कुछ जो है, हालांकि इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी के संकुचनकारी नीति और प्रसारकारी नीति को पूरा डिटेल से समझा था। जाकर के पिछला वाला क्लास देखें, वहां पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, ठीक है ना। उसके बाद एक क्लास आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। आप जरूर से जरूर, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अपना नोट्स आप जरूर से जरूर बनाएं, इसलिए कि पॉलिटी देखिए आपका चल रहा है 4 से 5 महीना, मतलब 2-3 महीना बाद आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। चाहे वो आईएएस का क्वेश्चन हो या फिर पीसीएस का क्वेश्चन हो, बस पॉलिटी का क्वेश्चन हो। ऐसे ही इकोनॉमी, चाहे वो आईएएस का हो या फिर पीसीएस, इससे मतलब नहीं, ठीक है ना। तो खैर, इतने समय मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है। ये जो टॉपिक हमने लिखा है, एक क्लास मैं ले चुका हूं, लेकिन चूंकि यहां पर आपको एक सिस्टमैटिक वे में ले चलना है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको रिवीजन करा लेते हैं। तो यहां पर पहले हमने लिख लिया है, मैं चाहता तो उसी वक्त लिखता, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखना जरा, हमने बताया था कि भाई जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें 2 प्रकार की नीतियां पाई जाती हैं। एक तो इसमें संकुचनकारी नीति, संकुचनकारी या फिर इसको महंगी या कठोर नीति कहते हैं। कैसी नीति कहते हैं बाबू? कठोर या महंगी नीति। महंगा कब होगा? जब ब्याज दरें क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी, ब्याज दरें महंगी हो जाएंगी, तो उसको हम महंगी या कठोर नीति कहेंगे। और जब ब्याज दरें महंगी हो जाएंगी तो बैंकों के पास आप जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि वो कम ब्याज दर पर आपको ऋण देंगे? आपको बढ़ा चढ़ा करके ब्याज दर पर ऋण देंगे। तो क्या आप जहां 1 लाख रुपया लेने वाले थे, तहां शायद आप 10,000 या 20,000 में ही काम चला लें। तो जो 1 लाख रुपया आपके पास आना था, वो आया कितना? 10 से 20,000 रुपया। तो जो तरलता है, मुद्रा है, धन का प्रवाह है आपके पास, वो क्या हो गया? कम हो गया। और जब तरलता की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या आप मांग करोगे? नहीं करोगे आप मांग। क्या वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी आप करोगे, परचेज करोगे? नहीं करोगे। तो जब आप नहीं डिमांड करोगे, मांग ही नहीं करोगे, तो मुद्रास्फीति, जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। तो ये जो संकुचनकारी या महंगी या कठोर मौद्रिक नीति है, इसमें रेट को हम बढ़ा करके देखते हैं। आरबीआई क्या करती है? इसमें रेट को बढ़ा करके रखती है। और इसमें समझना जरा, किस प्रकार से रेट को बढ़ा करके रखती। अगर मैं कहूं कि इसमें कौन कौन से रेट हैं जिनको बढ़ा करके रखा जाता है, तो आप जानते हैं कि साहब इसमें बैंक रेट है। क्या है बाबू? बैंक दर है। बैंक दर, बैंक दर क्या होता है? जिस दर पर आरबीआई दीर्घकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे दे, उसी दर को हम बैंक दर कहते हैं। ये सब सारा चीज आपको चलाया जा चुका है, जाकर के पिछला वाला क्लास देखेंगे। इसके पूरे क्या उसको बोलेंगे, कैसे, मतलब कि इसको क्रियान्वित किया जाता है ना, अर्थव्यवस्था में इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये सब कुछ जो है आपको बताया जा चुका है। फिर उसके बाद बैंक दर के बाद हमने बताया था कि रेपो रेट, है ना। क्या बताया था बाबू? रेपो रेट। फिर उसके बाद बताया था रिवर्स रेपो रेट। क्या बताया था? रिवर्स रेपो रेट। फिर उसके बाद हमने बताया था नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात बताया था, जिसको हमने क्या कहा था? सीआरआर। सीआरआर मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो। फिर उसके बाद हमने वैधानिक तरलता अनुपात बताया था। क्या बताया था? वैधानिक तरलता अनुपात, अनुपात, इसको हमने एसएलआर बताया था। क्या? एसएलआर, ठीक है ना। तो एक कुछ जो है रेट होते हैं। अगर हम कहें कि इन रेट को, मतलब कि बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आरआर, एसएलआर, इनको रेट को अगर हम बढ़ा दें, तो जायज सी बात है कि अगर हम रेट को या दर को, अगर हम दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो जब दर को बढ़ा देंगे तो वो हमारी ऋण लेने की क्षमता क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। ऋण लेने की क्षमता ये क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी।
तो हम ऋण क्या लेंगे, कम लेंगे, और जब ऋण कम लेंगे तो हमारे पास तरलता क्या हो जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी, और तरलता हमारे पास मतलब धन ही नहीं रहा, तो क्या हम डिमांड करेंगे बाबू, तो हम डिमांड ही नहीं करेंगे, हम मांग नहीं करेंगे, और जब मांग नहीं करेंगे तो वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम क्या हो जाएंगे, दाम कम हो जाएंगे, मतलब कि महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज तो हमने संकुचनकारी या फिर महंगी या कठोर मौद्रिक नीति आपको बताया था, और दूसरा आपको बताया था प्रसारकारी मौद्रिक नीति, जिसको हम सस्ती या ढीली मौद्रिक नीति कहते हैं। इसमें इसका उल्टा होता है। इसका जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब कि इसका विलोम प्रक्रिया अपनाया जाएगा, उल्टी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहां पर आरबीआई क्या करती थी, रेट को बढ़ा करके रखती थी, यहां पर आरबीआई पूरे रेट को घटा करके रखती है। यहां पर आरबीआई इसलिए रेट को बढ़ा करके रखती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक समस्या है, अर्थव्यवस्था में एक समस्या है, वह समस्या है मुद्रास्फीति की। किसकी समस्या है, मुद्रास्फीति की। इसलिए आरबीआई रेट को बढ़ा करके रखती है ताकि लोगों के पास ऋण क्षमता कम हो, और लोगों के पास ऋण क्षमता कम होगी तो कम ऋण लेंगे, तरलता उनके पास कम होगी, मांग कम करेंगे, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, अपने आप वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम घटने लगेंगे। क्लियर इतनी बातें। हालांकि इसको हमने डिफाइन किया था पूरी तरह की, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, कि जब अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देने लगे तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं अल्पकाल के लिए। नगद आरक्षित अनुपात, आरबीआई एक जो है परसेंटेज तय करता है कि इतना परसेंट आरबीआई क्या करे, अपनी कुल जमा का एक निश्चित परसेंट हमारे पास रख दे, अमूमन 4% के आसपास। जैसे 100 रुपया है तो 4 रुपया आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों को रखना पड़ेगा, अगर 100 करोड़ है तो 4 करोड़ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात में आरबीआई यह भी दरें निश्चित करती है, लेकिन इस दर को, जैसे आरबीआई कहती है कि आपकी कुल जमा, जैसे वाणिज्यिक बैंकों की मान लेते हैं कि 1000 करोड़ रुपया जमा है या 100 करोड़ रुपया जमा है, उसमें 18% बोले तो 18 करोड़ रुपया आरबीआई कहती है ये अपने पास आप जमा रखिएगा, आरक्षित रखिएगा। इसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर कहती है कि इसको स्वर्ण के रूप में या फिर नगद या प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास आप रखिएगा, ताकि कभी आपके ऊपर बर्डन पड़े तो आप उस दिवालियापन से उभर पाएं, उन समस्याओं से उभर पाएं, उन इकोनॉमिक समस्याओं से उभर पाएं। तो ये पूरा डिटेल से हमने क्लास लिया है कि बैंक रेट, नगद आरक्षित अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर क्या होता है, जाकर के पिछला क्लास आप देखें। अब इसमें हमने बताया कि ये क्यों अपनाया जाता है, तो ये इसलिए अपनाया जाता है कि चूंकि अर्थव्यवस्था में अस्फीति है, अस्फीति मतलब कि एकदम मुद्रास्फीति नहीं है या कम है, और जब मुद्रास्फीति कम एकदम हो जाती है तो भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता है। मतलब कि अर्थव्यवस्था एक सिचुएशंस में आने लगी है जिसका नाम है मंदी, और इसी मंदी से उबरने के लिए आरबीआई क्या करती है, दरों को कम कर देती है। अब जब दरों को आरबीआई कम करेगी तो लोग ऋण ज्यादा से ज्यादा लेंगे, क्या लेंगे, ऋण ज्यादा से ज्यादा लेंगे, और जब ऋण लोग लेंगे तो इनके पास तरलता की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब धन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब धन की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, मांग करेंगे। किसकी मांग करेंगे, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करेंगे, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग। अच्छा, जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करेंगे तो इनका उत्पादन भी करना पड़ेगा, और जब उत्पादन करना पड़ेगा तो उसके लिए रोजगार की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इससे क्या है कि एक रोजगार में व्यक्ति आ रहा है, उसकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, और अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है, तो मतलब जीडीपी के साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। तो यहां पर क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को, आर्थिक विकास के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साकार करने के लिए, और मंदी की अवस्था से उभरने के लिए तथा अस्फीति की अवस्था से बचने के लिए क्या किया जाता है, प्रसारकारी नीतियों का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आरबीआई क्या करती है, रेट को कम करके रखती है। इतनी बातें क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
कल जो है सारा कुछ हमने बता दिया है। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट, मौद्रिक नीति के उपकरण। अब मौद्रिक नीति के इन सारे उपकरणों में हमने एक चीज आपको बताया था, एक तो है मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में हमने बताया था कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रिया, वैधानिक तरलता अनुपात जिसको हम एसएलआर कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। उसके बाद सीमांत स्थायी सुविधा और स्थायी जमा सुविधा, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे जब हम लोग कुछ और जो है एमएसएफ वगैरह समझेंगे, ठीक है ना, एमसीएलआर वगैरह समझेंगे, पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे। लेकिन बस अभी आपको केवल केवल ये याद रखना है कि भाई मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं, आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण अपनाए जाते हैं, जो हमने बताया ना कि प्रसारकारी और संकुचनकारी, इन्हीं उपकरणों के माध्यम से प्रसारकारी और संकुचनकारी नीतियों को अपनाया जाता है। प्रसारकारी कब होगा, जब जो है अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को बढ़ानी होगी, और बढ़ेगी कब तरलता की मात्रा, जब रेट को कम कर दिया जाएगा, और रेट को कम कर दिया जाएगा तो एकदम सारे लोग बैंकों के पास चले जाएंगे ऋण लेने के लिए, ज्यादातर उसमें किसान भी होंगे, व्यापारी भी होंगे, मजदूर भी होंगे, उसमें छोटे छोटे एमएसएमई उद्योग के लोग भी होंगे, है ना। तो कई सारे जो है वर्ग के लोग वहां पर ऋण लेने के पहुंच जाएंगे, और फिर अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे प्रसार होगा, जिससे इकोनॉमी का क्या होगा, प्रसार, प्रसारकारी नीति। लेकिन संकुचनकारी नीति जब इन्हीं का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, तो इसी को हम संकुचनकारी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उपकरण है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपकरण है, मात्रात्मक उपकरण है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो एक तो मात्रात्मक उपकरणों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा गुणात्मक उपकरणों से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहला लिखना है सीमांत आवश्यकता, दूसरा आपको लिखना है साख की राशनिंग, तीसरा आपको लिखना है नैतिक प्रभाव, और चौथा उपभोक्ता ऋण विनियमन लिखना है। क्लियर इतनी बातें। अब एक चीज समझना जरा, सीमांत आवश्यकता, अब यहां तक हमने ये मात्रात्मक उपकरण कल तक आपका पूरा चलाया जा चुका है। इसके बाद आज जो है बारी है गुणात्मक उपकरणों की। तो एक काम करना जरा, अब आप लोग हेडिंग डालें इन गुणात्मक उपकरणों को एक नए पेज से, और यहां पर जो सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव और उपभोक्ता ऋण विनियमन क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। आना जरा, गुणात्मक उपकरण, ठीक ना। और गुणात्मक उपकरण को अब हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें जो आपका पहला वाला गुणात्मक उपकरण है वो क्या है, सीमांत आवश्यकता। बाकी आपको बताया साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव और उपभोक्ता ऋण विनियमन, इनको भी हम लोगों को डिटेल से पूरा पढ़ना है। अब थोड़ा एकदम ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो, ठीक ना। यहां पर कह रहा है कि सीमांत आवश्यकता, इसको हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यहां पर दिया गया है बाबू, ठीक है। सीमांत आवश्यकता एक गुणात्मक उपकरण का जो है हमको प्रकार है, मतलब कि गुणात्मक उपकरण, जो गुणात्मक जो है या चयनात्मक उपकरण का फैक्टर है। अभी एक चीज समझना जरा, अच्छा वो इंप्लीकेशन था क्या, जो शब्द मैं बोल रहा था, इंप्लीकेशन, ठीक है। तो खैर, सीमांत आवश्यकता, अब सीमांत आवश्यकता में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं, ये क्या करते हैं, हम आप किन के पास जाते हैं ऋण लेने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों के पास जाते हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों के पास हम आप किस रूप में जाते हैं, एक उपभोक्ता के रूप में ऋण लेने के लिए जाते हैं। और उपभोक्ता के लिए ऋण लेने के लिए जाते हैं वाणिज्यिक बैंकों से, मान लेते हैं बीओबी है, क्या है, बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ये बैंक, ठीक है ना। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हमने ऋण लेने के लिए हम लोग गए, तो बैंक वाला कह रहा है कि भाई आपके पास जमानत राशि कुछ है, खेत बाड़ी घर द्वार, तो बोलेंगे हाँ साहब है। एक काम करिए उसको लेकर आइए, बैंक वाला बोलेगा कि जमानत राशि लेकर आइए, उसी को हम प्रतिभूति प्रति, या इसको सिक्योरिटी जो है लेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं, इसी को हम जमानत राशि बोल सकते हैं। एकदम एकदम नॉर्मल भाषा में समझिएगा। बैंक वाला आपसे आपके घर के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगा, और देखेगा कि इस क्षेत्र में ये घर है, इस एरिया में है, इसका इतना वैल्यू हो सकता है,
तब जाकर के आपको क्या दे रहा है, वो ऋण दे रहा है। इतनी बातें क्लियर। अभी समझना जरा, तो उपभोक्ता गया ऋण लेने के लिए, और जब उपभोक्ता ऋण लेने के लिए गया तो वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, उसको ऋण देते हैं। कैसे देते हैं समझिएगा जरा। अब यहां पर मान लेते हैं कि आप जाते हैं ऋण लेने के लिए, और आपसे जब डिमांड की जाती है कि भैया खतरा खतौनी कुछ है, प्रतिभूति वगैरह, जमा राशि वगैरह, जमानत राशि वगैरह, तो आप कहते हैं हाँ साहब है, आप ले जाकर के देते हैं। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक कितने की खतरा खतौनी या फिर जमानत राशि थी, 100 रुपए की थी। इतनी बातें क्लियर। और फिर जो है आपको वाणिज्यिक बैंक ने कितना दिया, 80 रुपया दिया। कितना दिया बाबू, 80 रुपया दिया। तो 100 रुपये की जमानत राशि है, दिया केवल 80 रुपया। तो ये जो बीचवा का 20 रुपए का गैप है, मार्जिनल है जो 20 रुपए का, इसी मार्जिनल रिक्वायरमेंट को हम क्या कह रहे हैं, सीमांत आवश्यकता कह रहे हैं। क्या आपको क्लियर हो रहा है? एक बार और समझिएगा जरा। ये जो प्रतिभूति जमानत राशि आप ले जाकर के जो है बैंक के पास बोल रहे हो कि आप हमको ऋण दे दो, और बैंक वाला कह रहा है कि आपकी जो जमानत राशि ये 100 रुपए की है, और हम आपको कितना देंगे, हम आपको 80 रुपया देंगे, चूंकि इस पर जो है जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है वो 20 रुपया होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपको 80 रुपया दे रहा है, तो ये जो 20 रुपया है इसी को हम सीमांत आवश्यकता बोल रहे हैं। क्या आप क्लियर हो ना कि सीमांत आवश्यकता कहेंगे किसे? तो उपभोक्ता को वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया गया ऋण और जमानत राशि के बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, सीमांत आवश्यकता। तो एक काम करना जरा, इसकी परिभाषा थोड़ा सा आप लिखना, ठीक है ना। इसकी क्या लिखना, परिभाषा। यहां पर इसकी परिभाषा लिखना, ताकि आपका देखिए हर चीज क्लियर रहे, ठीक है ना। परिभाषा, परिभाषा मतलब कि इसी की, ठीक है ना। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को दिया गया ऋण और जमानत राशि के बीच के अंतर, या फिर यहां पर मार्जिन लिख लीजिएगा, मार्जिन को सीमांत आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता कहते हैं। इतनी बातें क्लियर। अब हमको ये इसका इम्प्लीकेशन पढ़ना है। नाम उसका क्या है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब कि इसका उपयोग कैसे हम लोग करते हैं अर्थव्यवस्था में। सीमांत आवश्यकता समझिएगा जरा, इसको बढ़ाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, घटाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर देखिए जरा, बढ़ाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, घटाएंगे। अगर मैं कहूं कि जो सीमांत आवश्यकता है अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो तरलता की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अभी इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि इसको घटा दिया जाए तो तरलता की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इसके घटाने और बढ़ाने से तरलता के बीच एक अपोजिट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, विपरीत संबंध है। कैसे, आपने बताया कि साहब ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इन वाणिज्यिक बैंकों ने आपसे एक डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी जिसका नाम है जमानत राशि वाला डॉक्यूमेंट्स, और आपने कितना बताया था, ये 100 रुपए का है, ठीक है ना। और फिर जो है आपको ऋण कितना दिया गया, ऋण आपको जो है दिया गया 80 रुपए का। कितना दिया गया बाबू, 80 रुपए का दिया गया। तो यहां पर सीमांत आवश्यकता कितनी है, आप बता सकते हो कि 20 रुपया है। सपोज डेट इसको हम परसेंटेज में मान लें, क्या मान लें, परसेंटेज में मान लें, तो यहां पर आपकी जो सीमांत आवश्यकता कितनी परसेंट है, 20 रुपया है, 20% है, ठीक है ना। तो यहां पर सीमांत आवश्यकता कितनी है, 20% है। भाई 100 रुपया है, दिया गया 80 रुपया, तो ये 20 रुपया क्या आया आपका सीमांत आवश्यकता, तो कह सकते हैं कि 20% आया।
अब एक काम करिएगा जरा, अब इसको जो है आपको ऋण कितना मिला, 80 रुपया, इतनी बातें क्लियर। अब इस सीमांत आवश्यकता को एक काम करें, आप इस सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दें, कितना बढ़ा करके कर दें आप 30% बढ़ा कर दें, कितना कर दें भैया आप 30% इसको कर दें। तो एक काम करिएगा जरा, अगर आप इसको 30% करते हैं सीमांत आवश्यकता को, तो यहां पर देखना जरा क्या हो जाएगा। तो जो जमानत आपकी राशि है, जमानत राशि, ये जमानत राशि कितनी है, 100 रुपया ही है, यहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं। लेकिन समस्या क्या है कि आपने ये जो सीमांत आवश्यकता है, इस सीमांत आवश्यकता को अपने कितना कर रखा है, सीमांत आवश्यकता को आपने 30% कर रखा, कितना 30%। तो आपको अब कितना ऋण मिलेगा, कोई बताएगा कि ऋण कितना मिलेगा, तो आपने बताना है कि साहब अब आपको ऋण 70 रुपए का मिलेगा, कितना मिलेगा 70 रुपए का। एक बात बताना जरा, पहले ऋण कितना मिलता था 80 रुपया, घट करके कितना आ गया है 70 रुपया, क्यों आ गया है, पहले सीमांत आवश्यकता कितनी थी 20% थी, अब इसको घटा करके बढ़ा करके कितना कर दिया गया 30% कर दिया गया। तो जब सीमांत आवश्यकता को बढ़ाया जाता है तो आपको ऋण जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो जब जो है सीमांत आवश्यकता बढ़ाया जाएगा तो तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब सीमांत आवश्यकता मान लेते हैं कि ये जो जमानत राशि 100 रुपया है, तो जमानत राशि क्या है 100 रुपया, ठीक है ना, जमानत राशि। अब इस जमानत राशि के 100 रुपए में हम कह रहे हैं कि मार्जिनल जो रिक्वायरमेंट है या सीमांत आवश्यकता है वो कितना कर दिया जाए, 10% कर दिया जाए। अब आपको ऋण कितना मिलेगा, कोई बताएगा, तो ऋण आपको जो है 90 रुपया मिलेगा या फिर 90 रुपया मिलेगा, इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करना जरा, यहां पर क्या जमानत राशि को कम किया, यहां पर सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता, इनको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और जैसे ही इसको कम किया गया तैसे आपका जो ऋण लेने का वो था वो क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब 80 रुपये से क्या आ गया बाबू, आपने बताया कि साहब ये बढ़ करके 90 रुपया हो गया। तो जब आप जो है सीमांत आवश्यकता को घटाएंगे तो आपके पास तरलता क्या होगी, बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि तरलता बढ़ेगी या घटेगी, इसका अर्थव्यवस्था या मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। मतलब कि सीधी सी बात है कि इसको सीमांत आवश्यकता को बढ़ाया कब जाएगा, तब बढ़ाया जाता है जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, मुद्रास्फीति ज्यादा होती है, तो तरलता की मात्रा घटाने के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है। और जब तरलता की मात्रा कम हो जाएगी, आप मांग कम करेंगे, मांग कम करेंगे, वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी कम करेंगे, दाम अपने आप कम हो जाएंगे, ठीक है ना। चलें आगे। अब एक चीज जरा देखना, नेक्स्ट क्या है, साख की राशनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है साख की राशनिंग, ठीक है ना। यहां पर साख की राशनिंग मतलब कि जैसे कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उन वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, तो आरबीआई गाइडलाइन जारी करती है और आरबीआई कहती है वाणिज्यिक बैंकों को कि साहब आप जो भी ऋण देंगे उस ऋण की राशनिंग होनी चाहिए, उस ऋण की अधिकतम सीमा होनी चाहिए कि कौन किसके वर्ग या किस वर्ग को आप ऋण दे रहे हैं। क्या आपने एग्रीकल्चर को ऋण दिया, क्या आपने कमजोर वर्गों को ऋण दिया, क्या आपने एमएसएमई को ऋण दिया, तो यह सीमा तय की जाती है। और सीमा कैसे तय की जाती है समझना जरा, पढ़ के सुना देते हैं आपको। यहां पर ऋण की अधिकतम सीमा को संदर्भित किया जाता है साख की राशनिंग में, ठीक है ना। फिर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। अब यहां से यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों जहां क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो साख की राशनिंग, यहां तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह भी पूछा गुणात्मक उपकरण या चयनात्मक उपकरण के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य शामिल होते हैं। अब पहला हमने पढ़ाया सीमांत आवश्यकता, दूसरा साख की राशनिंग, तीसरा नैतिक प्रभाव, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा है कि भाई एक तो आपको प्राथमिक क्षेत्र में अनिवार्य है कि कितना देना पड़ेगा, 40% देना पड़ेगा। कितना मान लेते हैं कि आपको 100% आपने ऋण दिया या 100 रुपया आपने ऋण दिया टोटल, तो उसमें से जो 40 रुपए हुआ है वो कहां पर आप देंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। अब प्राथमिक क्षेत्र में सर ने आपको बताया था, मास्टर ने, कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र हमने आपको बताया था कि जो आपको प्रकृति से प्राप्त हो, जो प्रोडक्ट आप प्रकृति से जो है उत्पादित करें, उसमें एग्रीकल्चर आएगा, उसमें पशुपालन आएगा, उसमें बागवानी आएगी, उसमें मत्स्य पालन आएगा, कुक्कुट पालन आएगा, खनन आएगा, उत्खनन आएगा, ये सारा प्राथमिक क्षेत्र होता है।
अब इस सारे क्षेत्रों में पहला एक चीज आप ध्यान में रखें कि यहां पर एग्रीकल्चर को कितना दिया जाता है, 18%। एक क्वेश्चन पूछा गया है 18% को लेकर के, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो एमएसएमई है, एमएसएमई मतलब कि एमएसएमई क्या होता है, मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग। लघु क्या होगा, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग, इसको कहेंगे ना। हाँ, मध्यम मतलब मिडिल, स्मॉल एंड मार्जिनल, माइक्रो, माइक्रो कहेंगे ना, सूक्ष्म, सूक्ष्म को माइक्रो कहेंगे, माइक्रो एमएसएमई। ये छोटे छोटे उद्योग हैं कुल मिला करके। इनको कितना देना पड़ेगा टोटल ऋण का, 7.5%। और फिर जो है जो कमजोर वर्ग हैं इनको कितना देना पड़ेगा टोटल ऋण का, 10%। कमजोर वर्ग सो कॉल्ड हम किसान बोल सकते हैं, हम मजदूर बोल सकते हैं, है ना, हम जो है एकदम गरीब लोगों को बोल सकते हैं, तो इनको जो है 10%, बाकी अन्य को जो है 4.5%। ऐसे ही गैर जो है प्राथमिक क्षेत्र में 60% दिया जाता है। और गैर प्राथमिक क्षेत्र में 60% मतलब कि यहां पर उद्योगों को लगभग लगभग, अभी तो क्लियर एकदम डाटा नहीं है, पर यहां पर 30 से 35% के आसपास दिया जाता है। सेवा क्षेत्र में 25 से 30% और अन्य जो है कभी कभी 5 से 10% आपको दिखाई पड़ेगा। ये डाटा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन ये डाटा आपको क्लियर रहे कि 40% प्राथमिक क्षेत्र में और गैर प्राथमिक क्षेत्र में 60% और 40% में 18% कृषि क्षेत्र को, एमएसएमई को 7.5% और जो है कमजोर वर्गों को 10%, 4.5% जो है अन्य को। इतनी बातें क्लियर। नैतिक, ये जो है साख की राशनिंग। अब यहां पर एक चीज जरा देखना, नैतिक प्रभाव, मोरल सुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है मोरल सुएशन। क्या है, यहां पर आरबीआई क्या कहती है वाणिज्यिक बैंकों से कि भैया अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी की अवस्था को देख करके ऋण वगैरह देना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अस्फीति मतलब कि एकदम महंगाई ज्यादा ना हो, एकदम महंगाई कम भी ना हो, दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करके जो है आप ऋण का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अस्फीति, अस्फीति मतलब कि एकदम महंगाई कम हो गई है, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई ज्यादा हो गई है। अब दोनों के मध्य क्या स्थापित करना, बैलेंस स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना। और ये संतुलन कब स्थापित होगा, जब हमने आपको बताया था कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो 4% माइनस प्लस माइनस 2% होगा। ये क्या है, 4% प्लस माइनस 2%। तो यह है कि अधिकतम जो आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए, 6 + 2 6%। और न्यूनतम जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2% होना चाहिए, मतलब कि 4 में से 2 जाए 2%। तो इसी 6 और 2% के बीच जो है इन्फ्लेशन का दौर होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कि संतुलन स्थापित करना इन्फ्लेशन और जो है डिफ्लेशन के बीच, ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा जरा, तो हमने यही कहा, तो इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम यही होगा कि आप आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आप जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर रहे हैं, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या, इन्फ्लेशन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कुछ जो है नैतिक प्रभाव, मोरल सुएशन है। चलें आगे, नेक्स्ट जरा देखना, यहां पर कुछ 7वां नंबर, उपभोक्ता ऋण विनियमन। उपभोक्ता ऋण विनियमन क्या होता है कि जैसे आरबीआई क्या करती है कि गाइडलाइन जारी करती है वाणिज्यिक बैंकों को जो भी आप जो है ऋण दें उपभोक्ताओं को, वो कुछ बातों को आप ध्यान में रखें। और वो बातें हैं कि डाउन पेमेंट आप ध्यान में रखें, आप किस्तों की संख्या को ध्यान में रखें, नहीं तो फिर वही नीरव मोदी वाला हाल होगा, है ना, कि पैसा लेकर के भाग जाएगा, एनपीए में वो चेंज हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में पैसा आपका बेकार हो जाएगा। तो इन सब सारी बातों को आप ध्यान में रखें। क्या, डाउन पेमेंट को, किस्तों की संख्या को, ऋण की सीमा को और ब्याज दर को। एक कुछ चीजें आपको जब याद रखने के लिए गाइडलाइन दी जाती है तो इसको उपभोक्ता ऋण विनियमन कहते हैं, कि मतलब कि उपभोक्ताओं को ऋण का विनियमन कैसे किया जाता है, उन तक ऋण पहुंचता कैसे, किन किन क्राइटेरिया के तहत, तो एक क्राइटेरिया तय की जाती है, इसको हम उपभोक्ता ऋण विनियमन कहते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आरबीआई द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऋण की शर्तें नियंत्रित करना और सुनिश्चित करना, कह सकते हैं कि डाउन पेमेंट, किस्तों की संख्या, ऋण की संख्या और ऋण की सीमा और ब्याज दर, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लास समझ में आया होगा। अब इसके आगे का जो सीन है, पूरा सीन कल हम लोग देखेंगे। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।